अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एमबीएफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इट्स काजेस। चैप्टर नंबर 22 है आपके पास। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स है क्या। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक मीन द ट्रांसफ़र एंड वेस्टिंग ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स टू द स्टेट। के हमारे मुल्क के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के अंडर कर देना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कहलाता है। तो पीपल्स पार्टी के दौर में ये गवर्नमेंट जो थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसमें सबसे पहली दफ़ा नेशनलाइजेशन की गई थी। जो तमाम कमर्शियल बैंक थे 1974 में उनको सेंट्रल बैंक उनको गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया था। देयर वर 23 स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स इन द कंट्री एट दैट टाइम। उस वक्त 23 बैंक होते थे। द मेन पर्पज़ ऑफ द नेशनलाइजेशन वॉज टू इंक्रीज़ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ द कंट्री। इस वक्त मेन मकसद क्या था कि हम जो बैंक्स के रिसोर्स हैं उनको बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। आफ्टर नेशनलाइजेशन द बैंक्स वर मर्ज इनटू 5 नेशनलाइज्ड बैंक। वो जो 23 बैंक थे उनको 5 बैंकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था, जिनके नाम HBL, UBL, NBP, MCB एंड ABL। अलाइड बैंक लिमिटेड, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक और हबीब बैंक लिमिटेड के नाम से वो तमाम 23 के 23 बैंक्स मर्ज कर दिए गए थे। डेफिनेशन क्या है? नेशनलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट्स ऑफ कंपनी टू द ओनरशिप ऑफ स्टेट। स्टेट की मालकियत में किसी कंपनी के एसेट्स को दे देना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कहलाता है। Nationalization is the act of converting a privately owned resources into the owned by central government। जो प्राइवेट रिसोर्सेज हैं उनको सरकार की तहवील में, गवर्नमेंट की तहवील में दे देना नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहलाता है। तो हमारे पास पॉइंट है कॉजेज़ ऑफ नेशनलाइजेशन। तो ऐसी क्या वजूहत थी जिनकी बिना पर नेशनलाइजेशन करने का सोचा गया? जो प्राइवेट बैंक से उनको गवर्नमेंट के अंडर कर देने का सोचा गया। वजूहत क्या थी? कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट एज यूजुअल, आपको पता है, बट इफ़ द क्रेडिट इज़ नॉट प्रॉपरली कंट्रोल। लेकिन अगर उस क्रेडिट क्रिएशन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं किया जाता है, इट हैज़ serious economic effect in the economy. Although State Bank of Pakistan keeps an eye on credit creation, but it has an indirect link. Direct link नहीं था। In those days commercial bank were creating credit for the sake of personalized profit। वो अपने नफ़े को बढ़ाने के लिए क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट कर दी थी, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल थी, नुकसानदेह थी। Moreover, advances of the bank were mainly available to those who were एंगेज्ड इन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़। और ये ज़्यादातर पैसा उन लोगों को कर्ज दे रहे थे जो कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के साथ लोग मुलव्वस थे। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स 1973 में तकरीबन 82% ऑफ द टोटल लोन जो था वो एडवांस किया गया 3% ऑफ द डिपॉजिटर्स, यानी 82% हिस्सा कर्ज़े का सिर्फ 3% लोगों को दे दिया गया। यानी कर्ज़े के पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन अनफेयर थी। Who contributed 60% of the total deposit received only 5% of the total advances। हुआ क्या? कलेक्टिवली जो 60% कर्जे के पैसे थे उसमें से 5% वो बैंक्स वापस रिसीव कर पाए। द बैंक मेनली lent to big depositors and स्मॉल डिपॉजिटर एंड मिडिल क्लास वाज ग्रेटली ओवरलुक्ड। बैंकों ने क्या किया कि जो बहुत बड़े बड़े डिपॉजिटर्स थे उनको पैसा कर्जे पे दे दिया, और जो स्मॉल या मिडिल क्लास लोग थे उनको इस चीज़ की तरफ प्रमोट नहीं किया गया कि वो लोग भी कर्ज़ा हासिल कर सकें। इसलिए अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुई कर्ज़ों की। तो ये सोचा गया कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कर देना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्टर्स। द कमर्शियल बैंक हैड एडवांसिंग मोस्ट ऑफ द लोन टू द बिग इंडस्ट्रीज। इन्होंने क्या किया कि फ़र्क शुरू कर दिया। बड़े सेक्टर्स को तो वो कर देते थे, लेकिन एक्सपोर्टर और इंपोर्टर या माइनर जो प्रोजेक्ट्स रखते थे, छोटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इनको बैडली निगलेक्ट किया गया उस कर्जे के पैसे से। तो भी ज़रूरत पेश आई कि बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट के अंडर कर देना चाहिए। लोन्स टू रिलेटिव, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट लोगों की ऑनरशिप था, उन्होंने क्या किया कि कर्ज़ा अपने करीबी रिश्तेदारों को देना शुरू कर दिया बगैर किसी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के। तो इस वजह से भी ज़रूरत पेश आई। ये भी एक बड़ी वजह बनी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बैंक्स को करना पड़ा। लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑन सर्विस रूल्स। जो यूनिफॉर्मिटी एक जैसा होना, बहुत ज़्यादा कमी थी। जो रूल्स थे बैंक्स के, उनके रूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज था, वो रूल्स एक जैसे नहीं थे।
जो एक बैंक्स रूल प्रोवाइड करते थे, दूसरे बैंक्स के पास वो सेम रूल नहीं होते थे, वो उससे बेहतर रूल प्रोवाइड करते थे ताकि लोग उनके पास पैसा सेव करवाएं। द कमर्शियल बैंक आल्सो हेल्प्ड the dishonest civil servant, industrialist, businessman, landlords in the process of tax evasion। उन्होंने क्या किया कि टैक्स के पैसे को छुपाना शुरू कर दिया। वो लोग जो कि सिविल सर्वेंट थे या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके ऊपर टैक्स की रेट को ज़्यादा करने के बजाय कम टैक्स उनके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। दीज पीपल ऑन फिक्टिशियस अकाउंट इन द बैंक, ये नकली अकाउंट अपने बैंक में रखते थे। वजह क्या होती थी? ताकि अपने पैसे को गवर्नमेंट को कम शो करवा सकें, और यही वजह बनी दैट इज़ वाई अबाउट 100 करोड़ ऑफ सच ब्लैक मनी वाज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। और फिर जब ये बैंक नेशनलाइज किए गए तो उस वक्त 100 करोड़ के लगभग ब्लैक मनी, 2 नंबर पैसा जो था वो निकाला गया उन अकाउंट से जो बैंक के अंदर मैनेज किए गए थे। मिस यूज ऑफ क्रेडिट, बैंक इशूड लोन ऑलमोस्ट ब्लाइंडली, बैंक ने अंधे तरीके से कर्जा देना शुरू कर दिया था। इन मैनी केसेज नॉट मच इंपॉर्टेंस हो गिवन एज सिक्योरिटीज़ एंड कोलेट्रल्स, बैंकों ने उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं रखी। मोर एवर द लोन्स इशू वर यूज फॉर स्पेकुलेशन एंड ब्लैक मार्केटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द लोन्स इशूड वर कंसिडर्ड इरिकवरेबल। और वो जो क्रेडिट का पैसा था वो मेजोरिटी ऐसा था जो कि वापस रिसीव नहीं हुआ, रिकवर नहीं हो सका। ये भी एक बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। प्रॉफिट मोटिव, द बैंक चार्ज देयर प्रायोरिटीज़ एंड प्रेफरेंसेस, बैंकों ने अपनी प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस को चेंज कर दिया और उन्हें टोटल नफ़ा कमाने के लिए अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर दिए। ये एक बड़ी वजह थी कि बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। ओवरसीज़ ब्रांचेस, बैंक्स ने क्या किया कि ऑफिशियली विज़िट करना स्टार्ट कर दिया फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर और ओवरसीज़ ब्रांचेस स्टार्ट कर दी, लेकिन ओवरसीज़ की ब्रांचेस कंटिन्यूसली लॉस में जाने लगी। द बैंक ऑफिसर यूज्ड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज इन ऑर्डर टू ऑडिट एंड इंस्पेक्ट दोज ब्रांचेस एंड द होल एक्सपेंसेस ऑफ द पर्सनल नेचर वर चार्ज टू बैंक। तो वो जब ब्रांचेस लॉस में जाने लगी तो जो बैंक्स के बड़े मैनेजर थे उन्होंने फ़ौरन की तरफ विज़िट स्टार्ट कर दिया और वो जितना उनकी विज़िट का खर्चा था सारा बैंक के अकाउंट के अंदर चार्ज करते थे, जिसकी वजह से बैंक्स को कॉन्टीन्यूसली नुकसान होने लगा। वेस्टफुल कंपटीशन, बैंकों ने ऐसे कंपटीशन स्टार्ट कर दिए थे आपस में जो कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैंक्स को नुकसान होना शुरू हो गया था। जैसा कि बहुत बड़ी एक्सपेंडिचर्स उठाए जाते थे फॉर द एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, तो ऐसे खर्चे बैंक्स ने आपस में कंपटीशन की वजह से स्टार्ट कर दिए, मुकाबले की वजह से आपस में स्टार्ट कर दिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। प्रोटेक्शन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी 2 नंबर पैसा है। प्राइवेट बैंक्स ने लोगों का 2 नंबर पैसा अपने पास सेव करना शुरू कर दिया था, जिस चीज़ को गवर्नमेंट एलिमिनेट करना चाहती थी और तमाम बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। इनफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल, अब क्योंकि प्राइवेट बैंक से वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे थे उसके ऊपर कमर्शियल बैंक का कंट्रोल नहीं रहा था, या तो बहुत कम हो गया या फिर वो ना होने के बराबर हो गया। उसकी वजह क्या हुई कि बैंक से अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाना शुरू कर दी, अब वही पॉलिसीज़ वो अप्लाई करने लगे। सेंट्रल बैंक का कंट्रोल ख़त्म होने की वजह से इस चीज़ को फोकस किया गया कि हम बैंक्स जो हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।